Hello students, welcome in my chemistry class. In last class we talk about representation of electrochemical cells कि जो electrochemical cells हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज के वीडियो में हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है अभी तो मैंने इसको छोड़ा है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। पहले हम दो क्वेश्चंस को करेंगे जो कि इसी पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे बेस्ड है। समझते हैं कि इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है एंड देन वी कंटिन्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द सेल्स इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दे रखी है। Fe प्लस SnCl2 गिव्स FeCl2 प्लस Sn। ये एक आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन है जिसको कि हमें सेल टर्मिनोलॉजी में रिप्रेजेंट करना है कि हम इसको सेल टर्मिनोलॉजी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें आपको चेक करना है कि किस पार्ट का ऑक्सीडेशन और किस पार्ट का रिडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट जो आपकी रिएक्शन है इसमें किस पार्ट का ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, Fe इन फ्री स्टेट 0, यहाँ पे Sn+2, यहाँ पे आयरन +2, यहाँ पे Sn 0। ठीक है, एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। तो हम चेक कर लेते हैं, तो हमें पता चला कि आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe से +2। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है पॉजिटिव में तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। +2 से 0 हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है तो हम कहेंगे रिडक्शन। और जब हमें पता चल गया कि विच स्पीसीज गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस तो हम उसी के अकॉर्डिंग उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सेल टर्मिनोलॉजी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले आपको सॉल्ट ब्रिज बनाना है। सॉल्ट ब्रिज हमने ड्रॉ कर लिया। लेफ्ट साइड में हम क्या राइट करते हैं, ऑक्सीडेशन, और राइट में क्या राइट करते हैं, रिडक्शन। तो स्पीसीज विच आर ऑक्सीडाइज्ड यानी Fe से Fe+2 सॉल्ट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आयन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो जो आयरन है आपका वो ऑक्सीडाइज होगा कौन से इलेक्ट्रोड पे, एनोड पे, तो निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, और Fe+2। इज इट क्लियर। Sn जो है आपका +2 से कन्वर्ट होगा Sn में, तो इसका रिडक्शन किस इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे। तो दिस इज द सेल टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर। तो इसी तरीके के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है। मैं ये क्वेश्चंस को रफ कर देता हूं। जैसे अब हमारे पास बी पार्ट है, बी पार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन यू चेक द स्पीसीज विच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। कॉपर यहाँ पे 0, यहाँ पे नाइट्रेट के साथ अटैच्ड है तो +2, यहाँ पे जो आपका सिल्वर है +1 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि स्पीसीज विच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। कॉपर 0 से +2 ऑक्सीडेशन और सिल्वर +1 से 0 रिडक्शन। तो फिर अगेन यू मेक अ सॉल्ट ब्रिज, कॉपर गेट ऑक्सीडाइज। तो हम यहां पे लिखेंगे कॉपर +2, यहां पे निगेटिव साइन, हियर यू कैन राइट Ag+1 Ag। ठीक है, आप इनको एक्वस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, या अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 1 मोलैरिटी या जिस भी टर्म में गिवन है मोलैरिटी के टर्म में, तो वो भी कॉन्सेंट्रेशन आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो दिस इज द सेल टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस रिएक्शन। यू कैन अंडरस्टूड व्हाट हैपन व्हेन दिस रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि जो आपका अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होगा और उसमें कॉपर की रॉड डिप होगी। ठीक, दूसरी साइड में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होगा और इसमें सिल्वर की रॉड डिप होगी और दोनों को वायर से जोड़ दिया गया होगा, तब ये रिएक्शन वहां पे हुई होगी। इज इट क्लियर। अब हम देखते हैं थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा इसको कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहां पे एक चीज जो हमें समझनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
क्या समझना है इसके अंदर? एक्चुअली अगर हम देखेंगे कि एक ही स्पीसीज है जो ऑक्सीडाइज भी हुआ है और रिड्यूस भी हुआ है, ठीक है, तो हम चेक कर लेते Fe+0 से +2 ऑक्सीडाइज और +3 से +2 रिड्यूस, ठीक। यानी हम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे, ठीक है। अब हम आयरन का ऑक्सीडेशन दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक। Fe+2 में कन्वर्ट हुआ तो हमने ये दिखा दिया, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट व्हेन दिस पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन कंसिडर्ड एज हाफ सेल, जब हम इसको हाफ सेल में कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बोथ स्पीसीज, जो दोनों ही पार्ट है वो आयोनिक फॉर्म में है। और मैंने आपको बोला था कि जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर उसके ऑक्सीडाइज्ड पार्ट या रिड्यूस्ड पार्ट दोनों साइड में आयोनिक फॉर्म में होते हैं तो हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिखने के लिए, इस हाफ सेल को लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे यहाँ पे Fe+3 एक्वस Fe+2 एक्वस /Pt, ठीक है। और ये किस इलेक्ट्रोड पे हो रहा है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। तो इसी को हम, ये हाफ सेल हो गया इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्पीसीज +3 +2 दोनों आयोनिक फॉर्म में थे तो हमने इलेक्ट्रोड यूज किया प्लेटिनम। बस इसी को यहाँ पे लिख देंगे Fe+3 एक्वस Fe+2 एक्वस एंड दिस इज योर इलेक्ट्रोड platinum. So this is the representation of this cell. So I think you understood how to represent, if any chemical reaction is given, how to write their cell terminology. Cell terminology में उसको कैसे write करेंगे, ये चीज आपको explain करने आ गई होगी समझ में। क्लियर है इतनी बात? अब हम एक सेकंड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन द फॉलोइंग सेल नोटेशन। यहां पे एक सेल नोटेशन दिया हुआ है और राइट सेल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन राइट करनी है और ओवरऑल आपको एक सेल टर्मिनोलॉजी गिवन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। हमें एक सेल टर्मिनोलॉजी यानी कि एक सेल दिया हुआ है और उसकी हाफ रिएक्शंस राइट करनी है और उसकी ओवरऑल रिएक्शन राइट करनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम हाफ रिएक्शंस लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या हो जाएगा और रिडक्शन हाफ सेल क्या हो जाएगा, दोनों लिख लेते हैं हम। ऑक्सीडेशन आपका लेफ्ट साइड में होता है, यानी Sn+2 से Sn+4 में। Sn+2 से किस में कन्वर्ट हुआ है? Sn+4 में कन्वर्ट हुआ है। क्लियर? सिल्वर आपका Ag+ से रिड्यूस हुआ है Ag+ में, ठीक। यहां पे बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है। अब यहां पे आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लूज हुआ होगा, ठीक है, और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा, तभी ये रिडक्शन हुआ होगा। हम जब इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन को बैलेंस भी रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे इन चीजों का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे जो प्लेटिनम है, ये बात आपको अंडरस्टूड होगी कि क्यों हमने लिखा है, क्योंकि Sn+2 और Sn+4 बोथ आर इन आयोनिक फॉर्म, दैट्स व्हाई हियर प्लेटिनम इज यूज्ड। ओके, अब जो दोनों हाफ रिएक्शंस हो गई, एक ऑक्सीडेशन की एक रिडक्शन की, दोनों को हमने अलग अलग लिख लिया। और इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज था +2 से +4 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे और यहाँ पे +1 है, इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो ये Ag में कन्वर्ट हुआ होगा सॉलिड में, ठीक है। जब हम ओवरऑल रिएक्शन अब लिखने जा रहे, ओवरऑल रिएक्शन तो क्या लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे भी 2 Ag, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड, Sn+2 + 2Ag+1 gives Sn+4 + 2Ag, ठीक। तो आई थिंक ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी कि हाउ टू राइट देयर हाफ रिएक्शन इफ एनी सेल टर्मिनोलॉजी इज गिवन एंड देयर ओवरऑल रिएक्शन। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ये तो मैंने 2 क्वेश्चंस इसलिए लिए जिससे कि आपको पिछली क्लास का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो सही से समझ में आ जाए कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये एक ही डायग्राम हम 3 दिन से यूज कर रहे हैं, मतलब 3 क्लास से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे यूज करना है हमें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ध्यान से समझना मेरी बात को, आपको बड़े आसान तरीके से मैं समझाऊंगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, ठीक। सपोज जैसे मान लो आपने एक कंटेनर लिया, ये एक कंटेनर है, ओके। इसके अंदर जैसे मान लो आप जिंक लेते हो या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो भी आप लेते हैं, सपोज मान लीजिए जिंक सल्फेट है, यहां से हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया 1 मोलैरिटी का। इसके अंदर हमने जिंक की रॉड डिप करी, ये जिंक रॉड है। हमने यही ऑब्जर्वेशन इसके अंदर देखा है कि सपोज अगर आपने किसी मेटल रॉड को उस सॉल्यूशन के अंदर डिप किया है तो उस मेटल के पास ऑलरेडी, क्योंकि वो एटम है तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि इसके अंदर दोनों तरह के आयंस प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव निगेटिव, हर तरह के आयंस इस मेटल के अंदर एटम है तो उसमें वो प्रेजेंट होंगे। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर है कि a metal rod which are dipped in the solution contains negative as well as positive charge both, okay। when it dipped in the solution, जब हम इसको सॉल्यूशन में डिप कर दिए तो उसके बाद हमने देखा कि जो ये मेटल की रॉड थी, इस मेटल रॉड से जो पॉजिटिव आयन चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्जेस, वो निकल करके कहां चले गए? सॉल्यूशन में, जो कि मैंने इसमें आपको बताया था। तभी इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो गया था? कैटायनिक नेचर का हो गया था, ठीक है। तो वही चीज यहां पे भी होगी कि जो कैटायंस थे वो सॉल्यूशन में आ गए, किसमें आ गए? सॉल्यूशन में आ गए निकल के। अब इस रॉड में क्या बचा? सिर्फ निगेटिव चार्ज बचा, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज जब इसके अंदर रिलीज करेगा ये मेटल, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपका निगेटिव चार्ज, बचेगा नहीं बचेगा। तभी मैंने यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स बना के दिखाया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स इसी मेटल रॉड के, और तभी हम कहते हैं कि इस इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा, क्लियर है। तो होता क्या है एक्चुअली कि जो आपका सपोज ये मान लीजिए मेटल है, ठीक है, इस मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो जितने भी किए n पॉजिटिव और n इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने रिलीज कर दिए, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअली हुआ क्या कि जो सॉल्यूशन था, ये जो सॉल्यूशन है उसका नेचर हो गया कैटायनिक। वो कैटायनिक नेचर का सॉल्यूशन था क्योंकि उसमें कैटायंस के नंबर्स इंक्रीज हो गए, और जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन और इस सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वही जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इज इट क्लियर? आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी यूनिट होगी वोल्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाफ एक मैंने आपको समझाया कि एक्चुअली इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में। अब हम इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंट जैसे यहां पे मैंने आपको दिखा रखा है कि कैसे हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि एक मेटल रॉड था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन कैटायनिक हो गया, और उस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज बच गया। उस नेगेटिव चार्ज और उस सॉल्यूशन के कैटायनिक नेचर का जो सॉल्यूशन है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, उसी पोटेंशियल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये किसकी वजह से हुआ है? ऑक्सीडेशन की वजह से, तो हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इज इट क्लियर? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। अब हमें क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करेंगे कि ई लिखेंगे, और आपका मेटल था ये स्लैश, यानी कि इलेक्ट्रोड, और M पॉजिटिव, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इज इट क्लियर? अब हम सेकंड केस की बात करते हैं, ठीक है।
जो सेकेंड हाफ सेल में हुआ है, ठीक है। सेकेंड हाफ सेल में हुआ क्या एक्चुअली कि उसमें भी हमने देखा कि एक इलेक्ट्रोड था, उस इलेक्ट्रोड पे भी वही सेम कंडीशन थी, पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस प्रेजेंट थे, लेकिन जो उस सॉल्यूशन में केटायंस प्रेजेंट थे, यहां पे ऑलरेडी केटायंस थे, उन केटायंस ने क्या किया, इस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, यानी कि उस पे ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव चार्ज था और उसने इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को गेन किया और वो फिर रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया उसका, ठीक है। तो एक्चुअली अब यहां पे होगा क्या कि जो इलेक्ट्रोड होगा उसके तो निगेटिव चार्ज चले गए कहां पे, कॉपर के पास, कॉपर ने उनको गेन कर लिया और वो उस पे डिपॉजिट हो गया। यहां पे एक चीज आपने और भी देखी होगी कि पहले वाले केस में जो इलेक्ट्रोड था उसका मास डिक्रीज होता है और दूसरे वाले केस में हम देखेंगे कि मास इसका इंक्रीज होगा, ठीक है। एक चीज और मैं यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं आपको, ठीक है, नोट में इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते तो उसमें इलेक्ट्रोड जो होते हैं, यहां पे जो मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। नॉन एक्टिव इलेक्ट्रोड्स भी हम देखेंगे जब हम और आगे पढ़ेंगे। प्लेटिनम आपका नॉन एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, लेकिन हम यहां पे जनरली एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे, तो यहां पे ये बात हो गई। अब आप देखिएगा कि इसमें सिर्फ क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों बच जाएगा, क्योंकि जो निगेटिव वाले पार्ट्स थे वो कॉपर के साथ, कॉपर ने उनको गेन करके क्या कर लिया, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया उसका। तो जो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसी वजह से हम इधर का साइन क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव यूज करते हैं। तो हमने कहा कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, कैथोड, और उस पे क्या हुआ, रिडक्शन, तो हम इसको कहेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ई एम एन पॉजिटिव स्लैश एन, क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। अब जो ये आपका इलेक्ट्रोड है पॉजिटिवली चार्ज और इसके अंदर जो एनायनिक सॉल्यूशन है, एनायनिक सॉल्यूशन है, तो उस एनायनिक सॉल्यूशन और इस इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम कहेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। तो इस सेल के लिए हम जब रिप्रेजेंट करते हैं हाफ सेल्स को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में, तो हम लिखते हैं यहां पे, कैसे लिख देंगे, अब आपको पता चल गया होगा। ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को हम लिख देंगे EOXI और E जिंक है तो Zn+2, ओके। तो ऐसे भी टर्म्स अगर आपको दिखेंगे तो आप उनका मतलब समझ जाइए कि क्या मतलब है। तो ये इस सेल के लिए हो गया और कैसे कैसे हम उसको लिखते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, ओके। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फैक्टर्स affecting the electrode potential, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और इट्स आयन, ठीक है, कि उस इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है और उसके आयंस कितने कैसे रिलीज होते हैं उस पे डिपेंड करता है। जैसे अलग अलग अगर आप यहां पे देखोगे जिंक है, कॉपर है, आयरन है, कुछ एलिमेंट्स है, तो इन एलिमेंट्स का अलग अलग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन के लूज करने का। बेसिकली इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी या गेन करने की टेंडेंसी पे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो हम कहेंगे कि जो भी एलिमेंट्स है उनके लूज इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही डिपेंड करेगा कि उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। तो वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड की हमने उसमें किस
मेटल की रॉड का इलेक्ट्रोड यूज किया है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा जो होगा कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन इन द सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन इन द सॉल्यूशन, कि जिस भी हम इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं उसके आयंस जो भी आपके सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, जो स्ट्रेंथ होगी, उस पे भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। हालांकि जब हम अभी थोड़े देर के बाद नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे तो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना भी सीख जाएंगे। बस यहाँ पे अभी आप समझ लीजिए कि हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है इतनी बात? थर्ड पॉइंट जो है वो सीधा सीधा है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे हो गया कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई मेटल रॉड है हम उसको हीट करेंगे तो उसमें से ज्यादा नंबर ऑफ आयंस रिलीज होंगे तो वो भी इफेक्ट करेंगे उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन इन द सॉल्यूशन और टेम्परेचर। इज इट क्लियर? अब हम बात करते इसी में एक टर्म इंक्लूड करेंगे और उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते ई नॉट से और इसकी यूनिट भी वही होगी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की होती है। तो डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, ये चीज हमें डिस्कस करना है। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं कि when electrode potential measure when electrode potential measure at STP in the sense standard temperature pressure, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 atm, अब हम यूज करते हैं 1 बार। ठीक है, तो ये कंडीशन एंड 1 मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, अगर ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई करके किसी भी इलेक्ट्रोड के, अगर हमने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया, प्रेशर 1 atm या 1 बार ले लिया और उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलारिटी है, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाएगा उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। ठीक है, तो ई नॉट आपका रिप्रेजेंट करेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसमें भी आप दोनों टर्म्स यूज कर सकते हैं। अगर हम यहां पे लिखते हैं EOXI तो आप कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जब हम वहां पे लिखेंगे रिडक्शन तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी दोनों टर्म्स को ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। या फिर E नॉट Zn प्लस 2 E नॉट Cu प्लस 2 Cu। तो यानी कि अब जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, 1 atm प्रेशर, 1 बार प्रेशर एंड 1 मोलारिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि यहां से अब हम थोड़ा सा एक फैक्ट पे बात करने जा रहे हैं, फैक्चुअल बात है, रूल है, एक नियम है। यहां पे एक्चुअली ये बोला जाता है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसको कि हम SEP से डिनोट कर लेते हैं, SEP से डिनोट कर लेते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी कंसीडर करेंगे तो हमारे दिमाग में 2 बातें आएंगी, वो या तो होंगी ऑक्सीडेशन की या होंगी वो रिडक्शन की। यही होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से होंगी। लेकिन तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है, तो इस बात से बचने के लिए IUPAC ने एक रूल बनाया है कि हमें किस तरीके से
किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना है। मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। मैंने बोला कि हमारे पास अगर मान लो मैंने रिएक्शन लिख दिया जिंक का इस तरीके से, कभी जिंक ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और कभी वो रिड्यूस भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा वो ऑक्सीडाइज ही होगा। इस सेल में वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोई ऐसा सेल मिलेगा जिसमें वो रिड्यूस भी हो सकता है। वही बात कॉपर के साथ भी है, कॉपर भी कभी रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो सकता है। इसका मतलब ये है कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होगा और रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा, तो हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, समझिएगा इस बात को थोड़ा सा ध्यान से। तो फिर IUPAC ने कहा कि क्यों ना हम ऐसा कोई रूल बनाए जिस रूल के अंदर हम चाहे वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, उसको सिर्फ एक ही टर्म में रिप्रेजेंट करे, SRP के टर्म में, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में हम रिप्रेजेंट करें। ठीक है, किसके टर्म में? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि अब हम जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करेंगे, ठीक है, उन सबको हम कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, जो भी आपकी बुक में अभी जो कैलकुलेशंस वगैरह हम करेंगे, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहां पे बेसिकली जो हमें वैल्यू 12th लेवल पे मिलेंगी वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में मिलेंगी, चाहे वो ऑक्सीडेशन का हो या रिडक्शन का हो। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फिर हम थोड़ा सा और डिस्कशन इसके बारे में अभी करते हैं, लेकिन एक बात आपको अपने दिमाग में रख लेना है कि जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहे ऑक्सीडेशन का हो या रिडक्शन का हो, आपको उसको किस में रिप्रेजेंट करना है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अभी जब आप इसी चैप्टर में थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे तो हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी वैल्यूज गिवन होती है। सारी वैल्यूज आपको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में गिवन होंगी, तो वहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत क्लियर सी बात है। और उसी क्लियर बात को मैंने आपको यहां पे बताया कि किस तरीके से हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए, ये बात तो मैंने आपको बता दी कि जो SRP की वैल्यू है वही सबके लिए यूज होगी, चाहे वो आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो या फिर वो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो। सबके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल मान ही रहे हैं। लेकिन अगर आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और हमें उसको SRP में कन्वर्ट करना है, तो बस हम उसकी वैल्यू को चेंज ना करके सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। अगर वो निगेटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव है तो पॉजिटिव है तो निगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो भी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? SRP में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है इतनी बात? जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे अगर हम लिथियम का लेते हैं, लिथियम मेटल है, यहां पे ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये आपका लिथियम में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पे इसकी SRP की वैल्यू दे रखी है 3.04 वोल्ट। ठीक, माइनस साइन के साथ, निगेटिव साइन के साथ, ये इसका SRP का वैल्यू है। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि इसके ऑक्सीडेशन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने यहां पे बोल दिया कि अगर हम इस तरीके से इसको कंसीडर करना चाहते हैं और मैं यहां पे इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना चाहता हूं, तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है और SRP में कन्वर्ट करना है तो साइन चेंज कर दीजिए। तो यहां पे उल्टा करना है, SRP को SOEP में कन्वर्ट करना है तो साइन चेंज कर दीजिए। अब आप सिर्फ यहां पे लिख दीजिए दिस, and this is the value of standard oxidation electrode potential of lithium। और जब SRP की बात होगी तो बस साइन यहां पे क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्लियर? इसी तरीके से जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल और आपको डिस्कस करा देता हूं। जैसे अगर आपने कॉपर लिया, ठीक,
कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर में जब ये कन्वर्ट होता है तो इसकी एसआरपी की जो वैल्यू होती है वो होती है अपनी 0.34 वोल्ट। ठीक, ये वैल्यू फिक्स है, कैलकुलेट होता है एक्सपेरिमेंटली। तो हम यहां पे क्या करेंगे, अगर हमसे पूछा गया कि ये तो रिडक्शन का है और ऑक्सीडेशन का आप बता दीजिए कि कितना इसका SOEP होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप इस वैल्यू को किसके साथ लिख देंगे, नेगेटिव साइन के साथ लिख देंगे। ओके, तो इसमें मुझे यही बताना था एक्चुअली कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब है। तो व्हेन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड एट STP एंड 1 मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E0। और फिर मैंने आपको बताया कि SRP क्या होता है, SOEP क्या है, SRP क्या है। ठीक है, और उनको इंटरचेंज कैसे करेंगे ये दिमाग में रहना चाहिए। देखो, जब आप 12th लेवल में पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ SRP की वैल्यू मिलेगी, आपको ज्यादा चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जाएंगे तो हो सकता है आपको ये वैल्यू दे दिया जाए और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। दैट टाइम ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ओके, अब हमने एक टॉपिक इसमें और करना है जिसको हम कहते हैं सेल पोटेंशियल। क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल देखते हैं क्या होता है। जैसे यहां पे देखिए, अगर हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते, ज्यादा इसमें हमें वो नहीं करना है, मतलब इलोबरेट नहीं करना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है। ठीक है, या हम इसी को EMF भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें डिफरेंस भी देखेंगे, क्या है डिफरेंस सेल पोटेंशियल और EMF में। यहां पे जैसे दो इलेक्ट्रोड्स है, इन दोनों इलेक्ट्रोड का एक अपना पोटेंशियल है या नहीं है। हमने पढ़ा था कि इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जरूरी नहीं है कि दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिमिलर हो सकता है किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूसरे के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कम हो या ज्यादा हो। तो होता क्या है एक्चुअली कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सपोज मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड का हमने एनोड का मान लिया कि ज्यादा है कैथोड से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एनोड का ज्यादा है कैथोड से। तो उस टाइम पे एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा, और स्पॉन्टेनियस फ्लो में जब करंट अपना फ्लो करता है, मतलब एक चीज यहां पे हमें देखनी है कि जो स्पॉन्टेनियस फ्लो का मतलब है हायर टू लोअर। ठीक है, हायर टू लोअर। तो जो करंट है, करंट वहीं से फ्लो करेगी जब जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो हायर से लोअर की तरफ मतलब शिफ्ट होगा वहां पे। तो जो आपका हायर और लोअर का कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस सपोज मान लीजिए इधर ज्यादा है इधर कम है, तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, हायर टू लोअर होगा। हाई से लो की तरफ करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो वही जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज नोन एज सेल पोटेंशियल। ये बात समझ में आई आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका सेल पोटेंशियल, एक्चुअली ये है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, सेल पोटेंशियल कहलाता है। और हमें पता है कि करंट उस तरफ फ्लो करेगी फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज नोन एज सेल पोटेंशियल, या उसी को हम कहते हैं EMF। जब इसके अंदर करंट फ्लो करता है तो हम कहते हैं उसको सेल पोटेंशियल, और जब करंट फ्लो नहीं करता है तो EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक ड्राइविंग फोर्स होता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस लेते हैं जिन कंडीशंस के अंदर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट, सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है। सेल पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं E0 सेल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E0 सेल से। E0 सेल, तो ये भी यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, वोल्ट। पहला केस मैंने लिया कि इफ
जो दोनों आपके हाफ सेल्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ both electrode are in SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में है। अगर मैंने आपको बोला कि अगर हमारे पास जो दोनों इलेक्ट्रोड है उन दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू एसआरपी के टर्म में है तो हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है ई नॉट सेल फाइंड आउट करने के लिए। हम सीधा सीधा फॉर्मूला लिखते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। यही फॉर्मूला आपको ज्यादातर यूज भी करना है। यू कैन राइट हियर ई राइट माइनस ई लेफ्ट। कैथोड राइट में है, एनोड लेफ्ट में है, इसलिए ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी आप लिख सकते हैं। ओके, दूसरा केस हम कंसीडर करते हैं। अभी मैं इस पे एक दो प्रैक्टिस भी आपको करा दूंगा तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा हम केस लेते हैं, इफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड जो आपका कैथोड है, कैथोड का एसआरपी गिवन है ऑफ कैथोड, तो फिर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? उस टाइम पे हम फॉर्मूला लगाते ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड ई एनोड प्लस ई कैथोड। दोनों की वैल्यू का सम जो होता है वो सेल पोटेंशियल के इक्वल होता है। एनोड की वैल्यू और कैथोड की वैल्यू का जो सम होगा वो आपका हो जाएगा सेल पोटेंशियल। ओके, तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं जब भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्लियर है इतनी बात? तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास